दोस्तों, लालच वो बुरी बला है। अगर किसी इंसान के ऊपर एक बार हावी हो जाए तो उस इंसान को इस लालच के दायरे से निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसकी वजह से उसकी खुद की जिंदगी तो तबाह होती है, साथ में कई लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। तो आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि ज्योति वॉइस की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रखी होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी ही रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए दर्शक हैं, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। और पुणे शहर का ही एक इलाका पड़ता है मुड़वा। और इसी मुड़वा इलाके के रहने वाले किशोर चंद्र, जिनकी उम्र 45 साल के आसपास, जो कि रियल एस्टेट में काम करते हैं, उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। किशोर चंद्र के परिवार में उनकी पत्नी राधा और एक बेटा जिनकी उम्र 14 साल के आसपास होती है, जिनका नाम होता है मानव अग्रवाल। मैं बात कर रही हूँ 22 जून सुबह के करीब 9 बजे के आसपास। राधा तैयार होकर अपनी स्कूटी से जब बाहर निकलती है तो अपने परिवार वालों से, अपने पति और बेटे से कहती है कि वो साईं बाबा के दर्शन करने के लिए अपनी सहेलियों के साथ जा रही है। 2 दिन के बाद घर वापस आएगी। लेकिन जब 2 दिन का वक्त बीत जाता है, जब राधा अपने घर पे नहीं आती है, किशोर चंद्र अपनी पत्नी के मोबाइल पर कॉल करते हैं तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। इसके बाद किशोर चंद्र परेशान हो जाते हैं और राधा की जानकारी के लिए उसकी सहेलियों से बात करते हैं। तो पता चलता है कि उसकी सहेलियां यही बताती है कि दरअसल वो तो साईं बाबा के दर्शन करने गई ही नहीं, और राधा से भी यह बात नहीं कही थी कि साईं बाबा का दर्शन करने जाना है। जब इस तरह की बातें किशोर चंद्र सुनते हैं तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो सोचने लगते हैं कि आखिर उनकी पत्नी किसी को बिना बताए कहाँ चली गई। इसके बाद वो अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए हर प्रयत्न कोशिश करते हैं, लेकिन राधा का कहीं पर भी आता पता नहीं चलता है, जिसकी वजह से परेशान होकर किशोर चंद्र 25 जून को थाने में जाते हैं और राधा के गुमशुदा होने का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस राधा के गुमशुदा होने का रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और इसकी छानबीन में लग जाती है, क्योंकि राधा किसी अरे गैर के घर की नहीं होती है। सबसे पहले पुलिस राधा के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालती है। जब उसका लोकेशन निकालती है तो पता चलता है कि राधा के पुणे शहर के अंतर्गत भोसले नगर में उसका लोकेशन दिखाता है मोबाइल नंबर का। इसके बाद पुलिस अपनी टीम के साथ इसी भोसले नगर में जाती है तो वहां पर एक टी स्टॉल के पीछे राधा की जो स्कूटी रहती है खड़ी रहती है। पुलिस उस स्कूटी को चेक करती है तो स्कूटी के डिग्गी में राधा का मोबाइल नंबर मिलता है, लेकिन मोबाइल नंबर स्विच ऑफ होने की वजह से वो बंद रहता है, उसमें चार्ज नहीं रहता है, जिसकी वजह से पुलिस सबसे पहले उस मोबाइल को चार्जिंग पर लगाती है और चार्ज करने के बाद उस मोबाइल के व्हाट्सएप को खोलकर देखती है तो उसमें पता चलता है कि राधा इस एक नंबर ऐसा होता है जिस पर बहुत सारे चैटिंग के जरिए बात की होती है। जब राधा के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है तो उसमें यही दिखाता है कि एक नंबर है जिसमें लास्ट बार राधा उस नंबर पर बात की है, और साथ में ये भी दिखाता है कि उस नंबर पर राधा लगभग कई महीनों से बात करती आ रही है। जब उस नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है तो वो नंबर आनंद निगम के नाम से दिखाता है। आनंद निगम, जिनकी उम्र 32 साल के आसपास है, जो कर्नाटक शहर का रहने वाला है। जब इस तरह का लोकेशन दिखाता है तो पुलिस आनंद को ढूंढने के लिए कर्नाटक शहर जाती है। वहां से आनंद को अपनी कस्टडी में लेकर थाने आती है और थाने में राधा के बारे में आनंद से पूछताछ करने लगती है। पहले तो आनंद राधा को पहचानने से इनकार कर देता है, लेकिन जब पुलिस राधा के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स आनंद के सामने रखकर पूछती है तो आनंद भी मजबूर होकर सच्चाई बताता है, और जो सच्चाई बताता है उसे सुनकर हर किसी को विश्वास नहीं होता है। साथ में राधा के पति किशोर चंद्र को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है कि उसकी पत्नी ऐसा कर सकती है। दरअसल ये जो कहानी है घटना से लगभग 6 महीने पहले की है। आनंद, जो कि कर्नाटक शहर का रहने वाला होता है, आनंद के पिता का नाम शिवाजी निगम के टोटल 2 बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटी होती है और एक बेटा का नाम होता है आनंद निगम।
कुछ साल पहले शिवाजी की मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है तो आनंद निगम अपनी माँ और अपनी बहन को लेकर इसी पुणे शहर में आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद वृंदावन कॉलोनी में एक किराए का कमरा लेता है, वहीं पर अपने परिवार को रखने लगता है। लेकिन जब यहाँ पर रहने लगता है तो उसके कुछ ही दिनों बाद जो आनंद की माँ है वो किसी और के साथ भाग जाती है, यानी कि चली जाती है और बहन प्रेम प्रसंग करके शादी कर लेती है, जिसकी वजह से इधर आनंद भी किसी एक गैर बिरादरी की लड़की से शादी कर लेता है और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। इसके बाद आनंद अपनी जीविका को चलाने के लिए एक गाड़ी खरीदता है, एक टैक्सी खरीदता है और ड्राइवरिंग सिखाने लगता है। जब इस काम की शुरुआत आनंद करता है तो उसके यहाँ बहुत सारी महिलाएं ड्राइवरी सीखने के लिए आती है। आनंद, जो कि देखने में हैंडसम तो था ही, साथ में बातें भी बहुत अच्छी कर लेता था। जब इस तरह का काम शुरू करता है तो बहुत सारी महिलाओं के साथ उसका प्रेम प्रसंग चलने लगता है। जब महिलाओं के साथ प्रेम प्रसंग चलने लगता है तो यह बात आनंद की पत्नी को पता चल जाती है और वो अपने पति आनंद को इस काम को छुड़ा देती है। जब आनंद इस काम को मजबूर होकर छोड़ देता है तो फिर वो 2 लाख रुपए किसी से उधार लेता है, कर्जा लेता है। इसके बाद वो एक टी स्टॉल खोल लेता है। जब टी स्टॉल खोल लेता है तो उसका टी स्टॉल भी नहीं चलता है, जिसकी वजह से वो कर्ज भी 2 लाख जो रुपए का जो कर्ज था वो भी पूरा नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आनंद बहुत ही परेशान रहने लगा था, दुखी रहने लगा था और वो अपना समय व्यतीत करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेने लगता है। इधर राधा, यानी कि किशोर चंद की पत्नी राधा, जब उसका बेटा स्कूल चला जाता था तो वो भी सोशल मीडिया का सहारा लेती थी और दोनों को फेसबुक के जरिए चैटिंग करने लगते हैं। चैटिंग करते करते दोनों में दोस्ती हो जाती है। इसके बाद आनंद की जो बातें हैं इधर राधा को पसंद आने लगती है, जिसकी वजह से वो आनंद को अपना नंबर दे देती है। अब नंबर देने के बाद दोनों मोबाइल पर घंटों बातें करने लगते हैं, जिसकी वजह से दोनों में प्रेम प्रसंग चलने लगता है। जब दोनों में प्रेम प्रसंग चलने लगता है तो एक दिन वो मिलने की प्लान बनाते हैं और एक होटल में मिलते हैं। जब पहली बार दोनों मिलते हैं तो इधर राधा, जो कि आनंद से लगभग 10 साल बड़ी होती है, लेकिन जब आनंद राधा को पहली बार देखता है तो उसको पसंद कर लेता है। इधर राधा भी आनंद को देखकर उसको पसंद कर लेती है। इस तरह से दोनों हर बार होटल में मिलते, लेकिन यह बात राधा के पति किशोर चंद को पता ही नहीं चलती है। लेकिन जब 4 महीने का समय बीत जाता है, राधा आनंद पर बहुत सारे पैसे भी खर्च करने लगती है, क्योंकि राधा के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है। जिस चीज़ की डिमांड आनंद करता वो राधा तुरंत पूरा करती। इसके बाद आनंद एक प्लान बनाता है और वो सोचता है कि जब वो राधा से 2 लाख रुपए मांगेगा, जो उसके ऊपर कर्ज है उसको चुकाने के लिए, तो राधा एक झटके में ही देगी। लेकिन उसे ये भी पता होता है कि जिस दिन राधा को पता चलेगा कि वो शादीशुदा है, वो उसे छोड़ देगी और जो अपना कर्ज दी होगी, यानी कि 2 लाख रुपए दी होगी, उसको मांगने लगेगी, जिसकी वजह से 2 लाख रुपए और उसके ऊपर कर्ज हो जाएंगे। जिसकी वजह से वो एक प्लान बनाता है और राधा से 2 लाख रुपए मांगता नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाता है। फिर एक दिन राधा के मोबाइल पर कॉल करता है और कॉल करके कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितनी सुंदर हो। अगर तुम्हारा फोटो किसी मैगजीन के पास भेजा जाए तो मैगजीन के फर्स्ट प्रिंट पेपर पर तुम्हारा जो फोटो है तस्वीर छपेगी। जब इस तरह की बातें आनंद राधा से करता है तो राधा भी खुश हो जाती है और कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या मैगजीन के फर्स्ट प्रिंट पर मेरा फोटो छपेगा, इस तरह की हो सकती है। तो इस पर आनंद कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो ये काम एक बार करके देखो, फोटो मैं खींचता हूँ। इस तरह की बातें जब आनंद कहता है तो राधा भी तैयार हो जाती है और कहती है कि जो तुम्हें करना है जल्दी करो। तब आनंद बताता है कि यह काम जब तुम अपनी सारी ज्वेलरी पहन लोगी और एक सुनसान जंगल में ये काम करेंगे, तुम्हारी तस्वीर लेंगे। इस पर राधा भी बिना कुछ सोचे समझे तैयार हो जाती है। और फिर एक दिन 21 जून को आनंद राधा के मोबाइल नंबर पर कॉल करता है और कॉल करके कहता है कि कल 22 जून को तुम तैयार होकर अपनी सारी गहने ले लेना और अपने परिवार वालों से झूठ बोल देना कि तुम 2 दिन के लिए कहीं जा रही हो, और तुम जब यहाँ पर आओगी तो मैं एक जंगल में तुम्हारे कुछ जो हॉट तस्वीरें हैं वो मैं तस्वीरें खींचूंगा। इस पर राधा भी बिना कुछ सोची समझी 22 जून को वो अब सुबह तैयार होती है। तैयार होने के बाद अपनी स्कूटी ले लेती है और स्कूटी की डिग्गी में कुछ कपड़े रखती है, कुछ गहने रखती है। इसके बाद वो अपने पति और अपने बेटे से कहती है कि वो साईं बाबा के दर्शन के लिए अपनी सहेली के साथ जा रही है।
लेकिन जब राधा अपने घर से निकलती है तो घर से निकलने के बाद वहाँ तक जाती है जहाँ आनंद उसका इंतजार कर रहा होता है। जब वहाँ पर दोनों मिलते हैं तो आनंद अब जो उसकी स्कूटी है वो चलाने लगता है, राधा पीछे बैठ जाती है और इस तरह से वो पुणे शहर से 80 किलोमीटर दूर वर्षा घाट पर ले जाता है। और वहाँ पर राधा को ले जाने के बाद कहता है कि सबसे पहले तुम्हारे बोल्ड फोटो पिक्चर लेंगे। इसके बाद वो राधा को कुछ शॉर्ट कपड़े पहनाता है और अलग अलग पोज में उसका तस्वीर उसके फ़ोटो लेता है। और फोटो लेने के बाद फिर राधा से कहता है कि इस बार तुम्हारे कुछ हॉरर फोटो लिया जाए, इससे पहले तुम्हारे आँख और हाथ पैरों को बांधना होगा। इस पर राधा भी बिना कुछ सोचे समझे तैयार हो जाती है और कहती है कि ठीक है। तब आनंद उसके दोनों आँखों को बांध देता है, उसके हाथ पैरों को बांध देता है। इसके बाद जो ही उसके हाथों और आँख पैरों को बांधता है तो राधा को कुछ दिखाई नहीं देता है। इससे पहले आनंद अपने पास से जो तेज चाकू लेकर आया था उसके राधा के गले पर चला देता है, जिसकी वजह से राधा की मौके पर ही वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद राधा की स्कूटी लेकर उसके जो मोबाइल रहता है वो लेकर आता है और अपनी टी स्टाल के पीछे उसकी स्कूटी खड़ी कर देता है और इस स्कूटी की डिग्गी में उसकी मोबाइल को डाल देता है। इसके वजह से राधा के पास जो गहने होते हैं वो गहने को लेकर अपने पत्नी के यहाँ नहीं जाता है, बल्कि अपना गाँव जहाँ का रहने वाला होता है कर्नाटक चला जाता है। लेकिन जब 1-2 दिन का समय बीतता है तो उसकी पत्नी अपने पति के मोबाइल पर कॉल करती है। आनंद के मोबाइल पर जब कॉल करती है तो अपनी पत्नी को लेने के लिए पुणे नहीं आता है, बल्कि वो अपनी पत्नी को वहीं कर्नाटक बुला लेता है। लेकिन वो शायद भूल चुका था, वो ये सोच रखा था कि वो कभी पुलिस के हाथ पकड़ा नहीं जाएगा और वो इस तरह से बच जाएगा। लेकिन जो आखिरी बार राधा के मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप के जरिए उससे चैटिंग किया था और उससे जो लास्ट में बातें की थी, यह सब बातें पुलिस को वहां तक पहुंचा देती है, जिसकी वजह से आनंद पकड़ा जाता है। जब ये पूरी कहानी आनंद पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस आनंद को लेकर उस घटना स्थल पर जाती है जहाँ पर राधा की हत्या की गई थी। वहाँ पर जब जाती है तो वहाँ पर राधा के कुछ मिलता नहीं है, बल्कि राधा के कपड़े मिलते हैं और कुछ भी नहीं मिलता है। शायद पुलिस अंदाज़ा लगा लेती है कि राधा की जो डेड बॉडी हो इस जंगल के जानवर ने खा चुके होंगे। इसके बाद वहाँ पर कुछ राधा के कंकाल मिलते हैं, जिसकी वजह से उस कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और वहाँ से उसका डीएनए टेस्ट होता है। तब जाके पता चलता है कि जो मरने वाली होती है कोई और नहीं होती है, बल्कि राधा ही होती है। जब इस तरह की बातें पुलिस सुनती है तो पुलिस भी हैरान परेशान हो जाती है और आनंद को अपनी कस्टडी में लेकर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करती है, जिसकी वजह से उसे जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये घटना, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। अगर राधा इस तरह की कदम नहीं बढ़ाती तो शायद वो इस दुनिया में जिंदा होती। और जाते जाते मैं आप लोग से ये भी बताऊंगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो में मैं आप लोग का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।